नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और चूंकि आज नाग पंचमी है, इसलिए आप लोग को पहले नाग पंचमी का जो है हार्दिक बधाई मेरी ओर से। और आज हम आप लोग से बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उसमें हम चर्चा कर रहे थे गुलाम वंश के ऊपर। और गुलाम वंश के अंदर में 3 वंश है, जैसे कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और उसके बाद जो उसका पुत्र आराम शाह था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। शमसी वंश का संस्थापक जो था वो था इल्तुतमिश, उसके बारे में और उसके वंशजों के बारे में, रजिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुलाम वंश के अंदर बलबनी वंश के बारे में। देखिए, आज बलबनी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। बलबनी राजवंश, बलबनी राजवंश की अगर बात करें तो बलबनी राजवंश के अंतर्गत जो है 3 शासक हुए। बलबनी राजवंश के अंतर्गत 3 शासक हुए। पहला है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन की अगर बात करें कार्यकाल का तो ये 1267 से लगाकर 1287 तक शासन किया है गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद जो अगला शासक हुआ वह है कैकूबाद। दूसरा हुआ कैकूबाद। और एक कैकूबाद जो शासन किया है ये किया है 1287 से लगाकर 1290 तक किया है कैकूबाद। और कैकूबाद के बाद जो अगला शासक है जो चंद महीनों के लिए रहा वो है क्यूमर्स। तो तीसरा शासक है क्यूमर्स। और ये क्यूमर्स 1290 ईस्वी में चंद महीनों के लिए जो है बलबनी राजवंश के अंतर्गत जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो इन 3 शासकों के बारे में आज पूरा विस्तार से चर्चा करना है और कहानियों के मार्फत से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन जिसका कार्यकाल 1267 से 1287 तक रहा है। बलबन की बात करें, बलबन तो इसका कार्यकाल 1267 से लेकर 1287 तक रहा। कहीं कहीं इसको 1266 भी लिखा है। बलबन का कार्यकाल कहां से कहां तक है? 1287 ईस्वी से लेकर 1267 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल है। देखिए, एक बलबन का जो है कई उपाधि है, लिया उपाधि। अगर उपाधि की बात करें बलबन का तो पहला उपाधि इसको मिला उल्लू खां का उपाधि। उल्लू खां, उल्लू खां का उपाधि जो गयासुद्दीन बलबन को मिला है, एक उपाधि शमसी वंश का अंतिम शासक जो है नासरुद्दीन महमूद ने दिया, मोहम्मद ने दिया है। नासरुद्दीन मोहम्मद ने उल्लू खां का उपाधि प्रदान किया। किसको? गयासुद्दीन बलबन को। देखिएगा उपाधि के बारे में कि यह उपाधि उस समय प्रदान किया था नासरुद्दीन महमूद, जिस समय बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है कर देता है नासरुद्दीन महमूद से। उसके बाद और उपाधि की बात करें तो जिल्ले इलाही का उपाधि जो है, जिल्ले इलाही का उपाधि स्वयं लिया था। बलबन जो है जिले इलाही का उपाधि स्वयं लिया और इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। उसके बाद गयासुद्दीन का उपाधि भी इसको है। गयासुद्दीन का जो उपाधि लिया बलबन, ये राज्यारोहण के बाद जब इसका राज्यारोहण हुआ तो उसके बाद गयासुद्दीन का उपाधि लिया। और एक है नियाबते खुदाई। क्या है? नियाबते खुदाई।
ये नियाबते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और यह राजत्व का जो सिद्धांत दिया गयासुद्दीन बलबन, तो उसे हम नियाबते खुदाई कहते हैं। बलबन का मानना था कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, इसीलिए उसने एक और उपाधि जो है नियाबते खुदाई का लिया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और वह बलबन जो है इलवरी तुर्क जाति का था, इलवरी तुर्क जाति का था बलबन। तो इतना बात देखिए ध्यान से। उपाधि उल्लू खां, जिले इलाही, गयासुद्दीन, नियाबते खुदाई, और जो जाति इसका है वो है इलवरी तुर्क। इसके बाद अगर बात करें तो गयासुद्दीन बलबन जो है अपने आप को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज बतलाता है। बलबन हमेशा बोलता है कि हम ईरानी जो शहंशाह है अफरासियाब, तो अफरासियाब का हम वंशज हैं, और बलबन अफरासियाब का वंशज है। इस बात की जानकारी फिरदौसी ने शाहनामा में दे रखा है। एक लेखक है फिरदौसी, तो फिरदौसी का जो रचना है शाहनामा, तो शाहनामा में इस बात का जानकारी मिलता है कि बलबन जो है ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज था। इतना बात। उसके बाद देखिए ये गयासुद्दीन बलबन जो है, इसका वास्तविक नाम अगर बात करें गयासुद्दीन बलबन का, तो उसका नाम है बहाउद्दीन। वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, बहाउद्दीन नाम है वास्तविक नाम किसका? बलबन का। और यह एक इलवरी तुर्क है, ये तो पहले बता चुके हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो है एक इलवरी तुर्क जाति का है। देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम है वह है बहाउद्दीन। और गद्दी पर बैठने के पश्चात, यानी कि जब उसका राज्यारोहण हो गया, तो राज्यारोहण के पश्चात जो है उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा बलबनी वंश। तो बलबनी वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन बलबन, इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। और चूंकि यह इलवरी तुर्क जाति का था, इसी कारण बलबनी वंश को द्वितीय इलवरी वंश भी कहते हैं। यानी कि अगर बात करें कि द्वितीय इलवरी वंश की नींव किसने डाला, तो होगा गयासुद्दीन बलबन। देखिए ये जो बलबन है यानी कि बहाउद्दीन है, यानी कि जिले इलाही, ये इसके पिता और दादा जो थे वे इलवरी तुर्क के एक बड़े जो है मुखिया थे। इलवरी तुर्क के एक बड़े कबीले के मुखिया थे। कौन? इनके पिता या पितामह। और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि बलबन को किशोरावस्था में मंगोल लोग जो है बंदी बना लेते हैं, और मंगोल बंदी बनाने के बाद बलबन को जो है बगदाद ले जाते हैं। और बगदाद में गुलाम का एक जो है व्यापारी है, उसका नाम है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों जो है इसको बेच दिया गया। कहाँ? बगदाद में। और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी जब बलबन को किशोरावस्था में खरीदता है मंगोलों से, तो बसरी क्या करता है कि इसको एक अन्य तुर्क दासों के साथ दिल्ली ले आया। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसको कहाँ लाया? दिल्ली लाया, और एक अन्य दास भी उसके साथ लाया। और उसके बाद जब इसको दिल्ली लाया है बलबन को, तो उस समय 1233 ईस्वी की घटना है। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के उपरांत जो है लौट रहा है। और लौटने के बाद जो है ये करता क्या है कि ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से बलबन को इल्तुतमिश जो है खरीद लेता है। यानी कि अब इल्तुतमिश किसके पास आ गया? बलबन किसके पास आ गया? इल्तुतमिश के पास। चूंकि इल्तुतमिश उस समय चालीसा यानी कि तुर्के चहलगानी का गठन किया था, तो क्या करता है कि बलबन की प्रतिभा से खुश होकर इल्तुतमिश जो है उसे चालीसा दल में शामिल कर लेता है। क्या कर लिया? चालीसा दल में शामिल कर लिया। कुछ समय के बाद
इल्तुतमिश जो है उसे खासदार का पद दिया। इल्तुतमिश बलबन को, बात कर रहा है, इल्तुतमिश बलबन को खरीदा है और तुर्के चहलगानी में शामिल करता है और कुछ दिन के बाद उसे खासदार का पद देता है। देखिए एक खासदार का पद क्या है? खासदार का पद का मतलब होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक यानी कि पहले बलबन को इल्तुतमिश अपना व्यक्तिगत सेवक बनाता है और जब रजिया का शासनकाल होता है, इल्तुतमिश के बाद जब रजिया का शासनकाल आता है तो रजिया के शासनकाल में उसे अमीर ए शिकार का पद दिया गया। क्या दिया गया? अमीर ए शिकार का पद। अमीर ए शिकार का पद जो है बलबन को किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ है? रजिया के शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा, खासदार का पद किसके काल में प्राप्त हुआ? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसे खासदार का पद दिया, रजिया ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। देखिए जब रजिया और बहराम शाह के बीच, आराम शाह नहीं बहराम शाह, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया और उसके बाद बहराम शाह, जब रजिया और बहराम शाह के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था तो उस समय बलबन ने बहराम शाह का पक्ष लिया था। हालांकि रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार का पद से मिला था, परंतु फिर भी यह बहराम शाह का पक्ष लिया और जब बहराम शाह शासक बना तो उसे अमीर ए आखूर का पद दिया। क्या दिया? अमीर ए आखूर का पद। अमीर ए आखूर का पद मिला है बहराम शाह के शासनकाल में बलबन को। ध्यान देना है किसके शासनकाल में बलबन को कौन सा पद प्राप्त हुआ। तो इल्तुतमिश उसको दिया था खासदार का पद, रजिया अमीर ए शिकार बनाई और बहराम शाह अमीर ए आखूर का पद दिया। देखिए बहराम शाह के समय में जो है अमीर हाजिब के पद पर जो है बदरुद्दीन सुंकर रूमी को बनाया गया था, क्योंकि बहराम शाह जो है जो एक नया पद का सृजन किया था, तुर्के अमीर लोग नायाब ए मुमलकत, तो नायाब ए मुमलकत का सारा अधिकार बहराम शाह अपने पास रख लिया था और उसके जगह पर क्या किया था? अमीर हाजिब का पद बनाया था। तो उस समय अमीर ए हाजिब अमीर हाजिब का पद पर जो है बना हुआ है वो है बदरुद्दीन सुंकर रूमी। हालांकि बदरुद्दीन सुंकर रूमी को बाद में जो है बहराम शाह उसे उसका हत्या भी करवाया है, लेकिन बदरुद्दीन सुंकर रूमी जो है जो उस समय अमीर हाजिब के पद पर था, उसने बलबन को रेवाड़ी की जागीरें प्रदान की। और यहां ध्यान दीजिएगा अमीर हाजिब के पद पर कौन है? रूमी, सुंकर रूमी। तो सुंकर रूमी जो इसको है क्या दिया? जागीर प्रदान किया। कहां का? रेवाड़ी का। तो रेवाड़ी का जागीर मिला है इसको बहराम शाह के शासनकाल में ही, परंतु यह जागीर जो प्रदान किया गया वो सिफारिश पर था, बदरुद्दीन सुंकर रूमी के सिफारिश पर। देखिए ये क्या करता है कि गयासुद्दीन बलबन क्या करता है कि पहले रजिया और बहराम शाह के झगड़ा में बहराम शाह का पक्ष लिया और बाद में बहराम शाह को हटाकर बलबन जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाता है। क्या किया बलबन कि बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाता है। जब गयासुद्दीन बलबन बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाता है तो उस समय उसे अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त होता है। अब इसको प्राप्त हुआ अमीर ए हाजिब का पद। देखना है किस समय बलबन को कौन सा पद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त हुआ और साथ में हांसी की सूबेदारी प्राप्त हुई। कहां का सूबेदार बनाई बलबन? हांसी की सूबेदारी प्राप्त हुई। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश खासदार का पद दिया, रजिया अमीर शिकार का पद दी, उसके बाद अमीर आखुर का पद बहराम शाह दिया और बहराम शाह के शासनकाल में जो अमीर हाजिब था बदरुद्दीन सुंकर रूमी, उसने इसे रेवाड़ी का जागीर प्रदान की। और बाद के दिनों में बलबन जो है बहराम शाह को गद्दी से हटाता है और अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाता है और उसके फलस्वरूप से अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त हुआ और साथ में हांसी का जो है इसे सूबेदारी प्राप्त हुआ। क्लियर यहां तक है?
ठीक है, अब आगे देखिए। अब बलबन की बात आगे और बढ़ा है तो देखिए, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का काल जो है बलबन के उत्कर्ष का काल रहा। उस समय ही बलबन जो है अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था, यानी कि अपनी डिमांड को जो है बढ़ा रहा था। अगस्त 1249 की बात है। अगस्त 1249 में क्या किया कि बलबन शमसी वंश का अंतिम शासक है नासरुद्दीन महमूद। तो अगस्त 1249 में बलबन अपनी पुत्री का विवाह शमसी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन मोहम्मद से करता है, सॉरी नासरुद्दीन महमूद से करता है। नासरुद्दीन महमूद से करता है। किसे किया? अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से करता है। और इस अवसर पर जो है उसे उल्लू खां का उपाधि प्रदान किया गया और साथ में इसे नायब ए मुमलकत का पद प्रदान किया गया। तो बलबन को नायब ए मुमलकत का जो पद प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। यानी यूं कहे तो शमसी वंश के सभी शासकों के समय में एक एक करके जो है अपने पद को बढ़ाते गया और अंत में नासरुद्दीन महमूद का जो है ये ससुर बना और इसे नायब ए मुमलकत का पद प्रदान किया गया। और 1266 में नासरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु हो गई। तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो है क्या बना? गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि उस समय नासरुद्दीन महमूद का कोई संतान नहीं था। नासरुद्दीन महमूद का कोई संतान नहीं था। देखिए यहां पर क्या है कि बलबन, चूंकि बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कराया था और नासरुद्दीन महमूद का जो है मृत्यु हो गया और नासरुद्दीन महमूद का कोई संतान नहीं है। तो जब नासरुद्दीन महमूद का कोई संतान नहीं है तो नासरुद्दीन महमूद के मरने के बाद कि 1287 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की जगह पर बलबन जो है सुल्तान बनता है। तो देखिए 1287 ईस्वी में बलबन जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। किसके बाद बैठता है? अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद। तो बलबन के संबंध में यह कथन प्रसिद्ध था कि वह एक मलिक होते हुए भी, मलिक था, हमारे यहाँ भी कोई मलिक बैठा हुआ है, तो मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और उसके बाद फिर सुल्तान बन गया। ध्यान दीजिएगा, यह एक मलिक था, मलिक होते हुए खान बन गया, उसके बाद वह सुल्तान बन गया। इसके बारे में कथन है। जब बलबन 1267 में, देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, 1267 में मृत्यु हुई है किसका? नासरुद्दीन महमूद का, यानी कि बलबन की दामाद का। उसका कोई संतान नहीं था, इसलिए ससुर ही जो है आगरा सुल्तान बन गया। जब 1267 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने क्या समस्या है? बलबन का राज्यारोहण जो है काफी विषम परिस्थितियों में हुआ था। दिल्ली सल्तनत जो है कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से घिरी हुई थी। बलबन के सम्मुख प्रथम समस्या सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करना था, क्योंकि उस समय तक सुल्तान जो है अपनी प्रतिष्ठा को खो चुका था और जनसाधारण में सुल्तान के प्रति भय एवं सम्मान की भावना को भी जागृत करना था, क्योंकि उस समय की जनता जो है सुल्तान से अपना डर भय सब खो दिया था। क्योंकि पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कैकूबाद के बारे में, कैकूबाद किस तरह का शासक हुआ। तो यहां पर देखिए कि बलबन के सामने एक समस्या तो यह हो गया और दूसरा समस्या है कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, क्योंकि उस समय तक कानून व्यवस्था लगभग चौपट हो चुका था। राज्य की अगर बात करें आर्थिक स्थिति का तो भी दयनीय थी। लगातार युद्धों, षड्यंत्रों, विद्रोहों और ढिलाई के कारण, सुल्तान ढिलाई भी दे चुका था, तो ढिलाई के कारण खजाना जो है बिल्कुल खाली हो चुका था।
राज्य की आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजपूत शासक भी जो है तुर्क को भारत से बाहर खदेड़ने तथा अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करने में लग चुका था। यहां पर देखिए, मंगोल का आक्रमण तीव्र गति से हो रहा था। पंजाब के पास ब्यास नदी के तट तक मंगोलों का अधिकार हो चुका था। मंगोलों का अधिकार कहां तक हो चुका था? पंजाब से ब्यास नदी के तट तक जो है मंगोलों का अधिकार हो चुका था। तो बलबन के सामने इन सारी समस्याओं का निदान करना है बलबन को। ये समस्या जो पड़े कि खजाना खाली हो चुका है, राजा अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है, तो राजा को, सुल्तान को अपनी प्रतिष्ठा को ही बनाना है। साथ में जो ढिलाई हुआ, लगातार संघर्ष हुआ सत्ता प्राप्ति के लिए, सुल्तान बनने का लिए जो संघर्ष हुआ, तो इस दौरान जो है खजाना खाली हो चुका है और इसका फायदा राजपूत शासक भी उठा रहे हैं और साथ में मंगोल आक्रमण भी तीव्र हो गया और उसने पंजाब से ब्यास नदी तक का कर लिया, अधिकार कर चुका था। अब देखिए, इन विषम परिस्थितियों में बलबन जो है सुल्तान बना है और किस प्रकार जो है इन परिस्थितियों का सामना करता है गयासुद्दीन बलबन। उसके बारे में देखिए क्या करता है। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। क्या दिया? राजत्व का सिद्धांत देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन बलबन। और इसने जो राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि अर्थात नियाबते खुदाई मानता था। नियाबते खुदाई है ना, उपाधि था नियाबते खुदाई, यानी कि इसका कहना था बलबन का कि जो सुल्तान है वह पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, इसी कारण उसे नियाबते खुदाई का मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। बलबन के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान आता है और सुल्तान ईश्वर का छाया अर्थात जिल्ले इलाही है, यानी कि जिल्ले इलाही। तो ये सारा जो है एक उपाधि गयासुद्दीन बलबन जो है अपना राज्यारोहण के बाद प्राप्त करता है। बलबन क्या करता है कि जो राजत्व का सिद्धांत जो दिया बलबन, जिसमें हम लोग कहे नियाबते खुदाई, जिसमें कहा गया कि सुल्तान जो है ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि है। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में के.एम. निजामी ने कहा है, के.एम. निजामी ने कहा है किसके बारे में? बलबन के राजत्व के सिद्धांत के ऊपर के.एम. निजामी ने कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था, एक्टर था और अपने दर्शकों को जो है आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति जो है मंत्र मुग्ध रखता था, यानी कि एक अच्छा एक्टर भी था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। किसके अनुसार? के.एम. निजामी के अनुसार। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गयासुद्दीन बलबन किसके अनुसार जो है एक उत्तम अभिनेता था और आधुनिक फिल्म सितारों की भांति जो है अपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध रखता था। इसका आंसर हुआ के.एम. निजामी के अनुसार। आगे बात करें तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद जो है वो निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसका? सुल्तान का पद। सुल्तान का किसके कहा है? कौन कहा है? बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां, शहजादा बुगरा खां से बोला है कि सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। परंतु बलबन साथ में यह भी बात कहा है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा का कल्याण करे और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहे। देखिए, बलबन एक क्रूर शासक है लेकिन अपनी प्रजा का लगातार हमेशा जो है भलाई और उसका कल्याण करते आया है। बलबन जो है वंशावली का अधिक महत्व देता है, वंशावली पे काफी अधिक महत्व दिया। उसने स्वयं को अफरासियाब का वंश बताया है। अच्छा, अफरासियाब का वंशज जो बताया है अपने आप को गयासुद्दीन बलबन, तो इस बात का वर्णन कौन किया है? पहले बता चुके हैं। तो इस बात का वर्णन बलबन ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है, इस बात का चर्चा जो है
फिरदौसी ने अपनी रचना शहनामा में किया है। देखिए, बलबन शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, वह भी शराब पीना बंद कर दिया। वह भी शराब नहीं पीता था। शराब पीना, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठना तथा छोटे अमीरों से मिलना भी बंद कर दिया। छोटे अमीरों से मिलना, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ रहना, ये सब जो है गयासुद्दीन बलबन बंद कर दिया। और दरबार में वह न तो स्वयं हंसता था और न तो किसी को इसका छूट देता था। दरबार में एकदम जो है गंभीर अवस्था में जो है गयासुद्दीन बलबन बैठता था और दरबार में सिर्फ अपने वजीर से जो है वार्तालाप करता था। बलबन अपने दरबार में सिर्फ अपने वजीर से वार्तालाप करता था। देखिए क्या किया है कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो है गयासुद्दीन बलबन, जिसने अपनी दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। देखिए गैर इस्लामी प्रथा क्या था? तो गैर इस्लामी प्रथा दो है, एक है सिजदा और दूसरा है पेबोस। तो गैर इस्लामी प्रथा एक है सिजदा, दूसरा है पेबोस। देखिए क्या किया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, सिजदा प्रथा आरंभ किया। सिजदा का अर्थ क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, इसको कहते हैं सिजदा। एक गाना भी सुने होंगे आप लोग, सजदा सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं, है ना? सुनते होंगे गाना, आप लोग सुना कीजिए, है ना? और यहां पर जो पेबोस का जो बनाया, तो पेबोस का अर्थ होता है कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को यानी कि अंगूठों को चूमना। तो इस तरह का प्रथा का प्रचलन कौन करवाया है? गयासुद्दीन बलबन, सिजदा और पेबोस नामक प्रथा का। और क्या किया कि बलबन ने फारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाई जाने वाली उत्सव नौरोज को भी प्रारंभ किया। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आएगा। नौरोज प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन। सिजदा पेबोस शुरू किया। ये नौरोज क्या है? फारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला उत्सव है। देखिए बलबन अकुलीन व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं रखता था और न ही उन्हें कोई पद देता था। अकुलीन व्यक्तियों से, जो किसी अच्छे खानदान से बिलोंग नहीं करता था, उसको गयासुद्दीन बलबन न तो अच्छा पद प्रदान करता था और न ही उससे संपर्क रखता था। वर्नी एक बात का चर्चा किया है कि एक भारतीय व्यापारी है फक्र-ए-बावनी। फक्र-ए-बावनी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फक्र-ए-बावनी। फक्र-ए-बावनी एक भारतीय व्यापारी है। कौन है? फक्र-ए-बावनी, सॉरी बावनी। फक्र-ए-बावनी एक भारतीय व्यापारी है। वो लाख प्रयत्न किया कि गयासुद्दीन बलबन हमसे मिले, परंतु बलबन जो है उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बलबन की नजरों में ये जो है कुलीन व्यक्ति था। तो बलबन जो है फक्र-ए-बावनी जो कि भारतीय व्यापारी था, उससे मिलने से इनकार कर दिया। और साफ शब्दों में वर्नी ने इसके संबंध में लिखा है कि बलबन का कहना था इसके बारे में, आप कुलीन व्यक्तियों के बारे में, कि जब मैं मुसलमान के किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं, तुच्छ परिवार का मतलब हुआ अकुलीन परिवार को, तो बलबन साफ शब्दों में कहा है कि जब मैं किसी मुसलमान के किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और मेरे रगों का खून दुगने रफ्तार से बहने लगता है और मेरा हाथ मयान पर चला जाता है। मयान पर चला जाता है का मतलब कि तलवार निकाल के उसके दो टुकड़ों में काट दें। तो ऐसा कहना था किसका? गयासुद्दीन बलबन का, जिसके बारे में कौन लिखे हैं? वर्नी ने चर्चा किया है। जब बलबन दरबार से बाहर निकलता था तो उसके अंगरक्षक जो थे, देखिए बलबन के पहले के जो सुल्तान थे उनके अंगरक्षक का तलवार जो है मयान में रहता था, परंतु जब बलबन सुल्तान बना तो अपने अंगरक्षकों को सलाह दिया था कि वो जो तलवार को नंगी रखे यानी कि म्यान से बाहर रखे, और जब सुल्तान
अपने दरबार से बाहर निकलता था तो उसके अंगरक्षक जो है नंगी तलवार को भांजते हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए उसके साथ चलते थे। चिल्ला चिल्ला कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर कर साथ में निकलते थे बलबन के साथ। देखिए बात को आगे बढ़ाएं तो इल्तुतमिश जो 40 तुर्क सरदारों का चालीसा दल बनाया था तो उसे बलबन क्या कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त किया देखिए, बलबन चालीसा को समाप्त कैसे किया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया है गयासुद्दीन बलबन। इसी चालीसा का एक सदस्य था बलबन शुरुआत के दिनों में और समाप्त किया। बलबन जब शासक बना तो चालीसा के अधिकांश सदस्य उस समय तक तो मर चुके थे, एक सदस्य 2 सदस्य गिने चुने बचे थे, जैसे शेर खां की नाम लिया जाए तो चालीसा में एक सदस्य है शेर खां। ये शेर खां जो है, ध्यान दीजिए, ये शेर खां बलबन का चचेरा भाई था। शेर खां बलबन का चचेरा भाई था और चालीसा गुट का योग्य एवं प्रमुख सदस्य था। जब बलबन सुल्तान बना तो उस समय शेर खां जो है चालीसा का योग्य एवं प्रमुख सदस्य था तथा बलबन का सबसे शक्तिशाली एवं संभावित विरोधी था। देखिए यह कहना कि शेर खां बलबन का विरोधी ही था ये उपयुक्त नहीं होगा, इसे संभावित विरोधी कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इस बात का प्रमाण नहीं मिला है कि शेर खां जो है गयासुद्दीन बलबन का विरोधी था ही। देखिए शेर खां के क्या किया कि संभावित विरोधी मानकर बलबन क्या किया कि शेर खां को जहर देकर जो है उसकी हत्या करवा दी। चचेरा भाई जो था शेर खां उसका हत्या करवा दिया। अब शेर खां की मृत्यु के बाद सबसे शक्तिशाली और संभावित विरोधी जो है बलबन का समाप्त हो गया और साथ ही चालीसा दल पूरी तरह नष्ट हो गया। अगर बात करें कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से तो उस समय बलबन के समक्ष 4 समस्या ग्रस्त क्षेत्र थे। बलबन के समक्ष जो है कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से 4 समस्या ग्रस्त क्षेत्र हैं। देखिए पहला क्षेत्र की अगर बात करें तो है दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र जहां मेवाती उत्पात मचा रहे थे। दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र जहां मेवाती उत्पात मचा रहे थे, तो पहला समस्याग्रस्त क्षेत्र है दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र जहां मेवाती उत्पात मचा रहे थे। दूसरा क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब, दूसरा है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। दूसरा क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब जो सुल्तान की सत्ता को निरंतर चुनौती दे रहा था। ये गंगा जमुना का दोआब पे जो वहां के जो लोग हैं वे लगातार सुल्तान को चुनौती दे रहे हैं। और तीसरा क्षेत्र है अवध जाने वाला व्यापारिक मार्ग, तीसरा है अवध जाने वाला व्यापारिक मार्ग, इसमें भी शांति अव्यवस्थित हो चुका है। और चौथा क्षेत्र है कटेहर एवं बुंदेलखंड। चौथा क्या है? कटेहर एवं बुंदेलखंड। कटेहर एवं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां भी जो है शासन व्यवस्था तहस नहस हो चुका है। और इन चारों समस्याग्रस्त क्षेत्र को जो है बलबन को सुधारना है। मेवातियों का दमन करने के लिए बलबन जो है क्या किया था कि 3000 अफगानों की भर्ती करवाया। मेवातियों का दमन करने के लिए 3000 अफगान सेनाओं को भर्ती किया। 3000 अफगान सेनाओं को भर्ती करवाया था कौन? बलबन। जबकि भारत में अगर बात करें तो अफगानियों का महत्व सर्वप्रथम नासुद्दीन महमूद के समय प्रकट हुआ था। जब बलबन के पहले बलबन का दामाद जो शमसी वंश का अंतिम शासक है नासुद्दीन महमूद, तो नासुद्दीन महमूद के समय ही जो है अफगानियों का जो है महत्व जो है प्रकट हुआ था। लेकिन अफगानियों को सेना में भर्ती करने के लिए जो काम किया वो बलबन ने किया। और बलबन ही पहला सुल्तान हुआ जो सर्वप्रथम सदैव तत्पर रहने वाले सेना रखने का शुरुआत किया, जो हमेशा तत्पर, ऐसा ना कि उसका तलवार कहीं और टंगा रहे म्यान में रखकर। क्योंकि आप देखे थे कि बलबन का जो अंगरक्षक है उसका तलवार नंगी हुआ करता था और निकलने के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते उसके साथ दौड़ा करते थे। देखिए भारत में अगर बात करें आरिज विभाग, तो आरिज विभाग का शुरुआत भी बलबन ने ही किया है। सर्वप्रथम आरिज विभाग का शुरुआत बलबन ने ही किया है और बलबन ने इमाद उल मुल्क को
दीवाने अर्ज नियुक्त किया था। किसको किया था? इमाद उल मुल्क को। इमाद उल मुल्क को दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज नियुक्त किया था। इमाद उल मुल्क को बलबन ने वरीद क्या किया? इमाद उल मुल्क को दीवाने अर्ज नियुक्त किया था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। देखिए बलबन क्या था कि बलबन स्वयं को राज्य के हालतों से, उसे लगा कि हमें हमेशा राज्य की हालत क्या है, कैसा है, उससे हमको हमेशा परिचित होना चाहिए। तो इसलिए बलबन ने गुप्तचर प्रणाली का शुरुआत किया और गुप्तचर प्रणाली जो बनाया था बलबन, उसके अधिकारियों को बरीद कहा गया था। जो गुप्तचर प्रणाली बनाया, गुप्तचर प्रणाली, तो गुप्तचर प्रणाली के अधिकारियों को क्या कहा गया? बरीद कहा गया था। ठीक है ना? ये भी बात होगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने अपने को राज्य की हालतों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली का शुरुआत किया? तो होगा गयासुद्दीन बलबन। और गुप्तचर के अधिकारियों को बरीद कहा था और इस विभाग को बरीद ए मुमालिक, विभाग को क्या कहेंगे? बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग को कहेंगे बरीद ए मुमालिक। ध्यान दीजिएगा, गुप्तचर विभाग को बरीद ए मुमालिक, अधिकारियों को बरीद कहा गया। भारत का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को राज्यों के हालत से परिचित रखने के लिए एक विभाग बनाया, गुप्तचर प्रणाली बनाया, जिसे दीवाने मुमालिक, बरीद ए मुमालिक कहा गया और उसके अधिकारियों को बरीद कहा गया। बरीद ए मुमालिक, अधिकारियों को बरीद कहा गया। देखिए बलबन पहला शासक हुआ, बार बार पहला पहला, बहुत काम किया बलबन। गयासुद्दीन बलबन पहला शासक था जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया। किला बनवाया, किलाबंदी कहता है शत्रुओं की सामना करने के लिए, शत्रुओं के डर से किला बनाता है। और सीमाओं पर योग्य एवं साहसी सरदारों को नियुक्त किया, जिसमें शेर खां सनकार, इसी का नाम था, जिसको मारा था जहर देकर, शेर खां सनकार, चचेरा भाई को। इसका पूरा नाम है शेर खां सनकार। तो शेर खां सनकार को सीमा पर बैठाया था। शेर खां सनकार सबसे प्रमुख था। शेर खां बलबन का चचेरा भाई था तथा अपने समय का सुप्रसिद्ध योद्धा था। शेर खां बलबन का चचेरा भाई है और अपने समय का सुप्रसिद्ध योद्धा है। शेर खां से मंगोल एवं खोखर भय खाते थे। देखिएगा उस समय का सबसे खतरनाक जो है आक्रमणकारी बोलिए, जो कि दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, वो मंगोल था और खोखर था। तो शेर खां से खोखर और मंगोल दोनों भय खाते थे। परंतु दुर्भाग्यवश बलबन जो है शेर खां से ईर्ष्या करने लगा। दुर्भाग्य था बलबन का कि शेर खां से ईर्ष्या करने लगा। कोई उसको उल्टा पल्टा बताया होगा, हमेशा होता है, आज भी होता है, किसी की बात के बहकावे पर आ जाना। कई लोग किसी की बात पे बहकावे पर आ जाते हैं और बलबन भी आ गया और जो है शेर खां से ईर्ष्या करने लगा। और इस दौरान क्या करता है बलबन कि शेर खां को जहर देकर उसकी हत्या करवा देता है। और शेर शाह की मृत्यु के पश्चात 1272 में मंगोल और खोखरों का आक्रमण पुनः तेज हो जाता है। क्योंकि मंगोल और खोखर दोनों भय किससे खा रहे थे? बलबन से नहीं, उसका चचेरा भाई शेर खां सनकार से। सनकार मतलब सनकर नहीं करता था, शेर खां सनकार से। अब जैसे ही मरा तो 1272 में मंगोलों और खोखरों का आक्रमण जो है पुनः तेज हो गया। बलबन क्या करता है कि तैमूर खां को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बलबन तैमूर खां को बलबन क्या करता है? समाना का प्रबंधक नियुक्त करता है। समाना, बलबन तैमूर खां को समाना का प्रबंधक नियुक्त करता है तथा अन्य दुर्गों का प्रबंध जो है अन्य इक़्तिदारों को प्रदान करता है। किंतु बलबन का जो ये नीति था वो सफल नहीं हो पाया। अतः बलबन ने क्या किया, जब इस तरह का नीति सफल नहीं हुआ बलबन का, तो बलबन क्या किया कि उत्तर पश्चिम जो जहां से आक्रमण हो रहा था खोखरों का और मंगोलों का, तो बलबन क्या करता है कि उत्तर पश्चिम सीमाओं को 2 बराबर भागों में बांट देता है। देखिए तैमूर खां को समाना का जो बनाया था प्रबंधक और अन्य इक़्तिदारों को जो प्रबंधक बनाया, वो नीति सफल नहीं हुआ। जब वह नीति सफल नहीं हुआ गयासुद्दीन बलबन का, तब बलबन क्या करता है उसके बाद कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था उसे 2 भागों में बांट दिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। यहां पर 2 भागें बांटकर क्या करता है
कि एक भाग जो है जिसमें लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर आता है। क्या है? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। ये लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र जो है अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को देता है। किसको? शहजादा मोहम्मद को जो है लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र देता है और अपने दूसरे पुत्र शहजादा बुगरा खां को शमाना और उच्च का क्षेत्र देता है। क्या देता है? शमाना और उच्च का क्षेत्र जो देता है अपने दूसरे पुत्र शहजादा बुगरा खां को। शहजादा बुगरा खां को क्या दिया? बुगरा खां को दिया समाना और उच्च का प्रदेश, और दोनों शहजादों के साथ जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ एक शक्तिशाली सेना रखी गई। इसके साथ भी एक सेना रखा गया और इसके साथ भी सेना दे दिया गया, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर। देखिए अब यहाँ पर शहजादा मोहम्मद जो है एक क्या करता है कि मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बनाता है। ये मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बना लिया कौन? शहजादा मोहम्मद। और इसी समय तैमूर के नेतृत्व में तैमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। इसी समय तैमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में जो है, इस युद्ध में घंटों वीरता पूर्वक लड़ता हुआ शहजादा मोहम्मद जो है वीर गति को प्राप्त हुआ और इस युद्ध में शहजादा मोहम्मद जो है मारा गया। इस समय मंगोल क्या किया? जब शहजादा मोहम्मद मारा गया तो इसी समय मंगोल ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया। जब युद्ध था तैमूर और शहजादा मोहम्मद के बीच जो आक्रमण किया था, तो इसी युद्ध में, इसी विजय के उपरांत जो है मंगोल लोग जो है अमीर खुसरो को बंदी बना लिया। और शहजादा मोहम्मद जो है गयासुद्दीन बलबन का बड़ा पुत्र था और योग्य पुत्र था। जब लखनौती से वापस आया था बलबन, तो उसने शहजादा मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और चूंकि युद्ध में अब इसका मृत्यु हो चुका है, शहजादा मोहम्मद इस युद्ध में मारा गया है और ये जो है इसको बलबन जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब बलबन अत्यधिक बुढ़ा हो चुका था। अब उसको लगा कि इसका पुत्र जो है शहजादा मोहम्मद युद्ध में मारा गया था। ध्यान दीजिएगा, जब इसका पुत्र उस युद्ध में मारा गया था तो बलबन ने उसे शहीद आजम का उपाधि दिया था। शहीद आजम का उपाधि प्रदान कर इसके शहजादा मोहम्मद को। और बलबन अधिक बुढ़ा हो चुका था। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु उस पर भयंकर कुठाराघात था। एक तो बूढ़ा है और बूढ़ा में उसका बड़ा पुत्र जो है, जो उत्तराधिकारी था, वही मारा गया। तो बलबन पर एक भयंकर कुठाराघात ही था। और बलबन का दूसरा पुत्र जो बुगरा खां है, ये बुगरा खां आराम पसंद और विलासी प्रवृत्ति का था। अतः बलबन को अपने वंश का नाश साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब लगता है मेरा वंश आगे नहीं चल पाएगा। बलबन क्या करता है कि लखनौती से बुगरा खां को बुलाता है। बलबन लखनौती से बुगरा खां को बुलाता है। देखिए क्या हुआ था, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक बात मिस्टेक किया यहां पर कि जब ये मुख्य केंद्र बनाया कौन? मुल्तान को शहजादा मोहम्मद, तो कुछ वक्त के बाद क्या किया कि बुगरा खां को भेज दिया गया था बंगाल बिहार, और लखनौती में रह रहा है। और यहां पर शहजादा मोहम्मद जब मरता है तो बुगरा खां को लखनौती से बुलाया गया और उसे दिल्ली रहने का आदेश दिया गया। बुगरा खां को दिल्ली रहने का आदेश दिया गया। और बुगरा खां आदेश तो मानता है, लेकिन बहुत दिनों तक बुगरा खां दिल्ली नहीं रह पाता है और बहाना बनाकर बलबन की बिना अनुमति से पुनः लखनौती चला जाता है। उसको तो लखनौती पसंद है ना। ये पुनः दिल्ली से कहां पहुंच गया बुगरा खां? लखनौती आ गया, क्योंकि आराम पसंद और विलासी प्रवृत्ति का था। जीवन के अंतिम समय में क्या करता है बलबन कि दिल्ली के कोतवाल एवं अन्य अधिकारियों को बुलाता है और खान ए शहीद यानी कि शहीद आजम यानी कि शहजादा मोहम्मद का बड़ा पुत्र जो है कै खुसरो, तो बलबन क्या करता है, कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। दिल्ली के दीवान
और दिल्ली के कोतवाल और अन्य अधिकारियों के समक्ष जो है ये क्या करता है कि मोहम्मद शहजादा का पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और इसी बीच जो है 1287 में बलबन का जो है मृत्यु हो जाता है। बर्नी लिखता है बलबन की मृत्यु के बारे में कि जब 1287 में बलबन की मृत्यु हुई, देखिएगा बलबन का मृत्यु के बीच में विरुद्ध है, कहीं 1286 कहीं 1287 लिखा है, तो 1286 ज्यादा उपयुक्त लगता है। तो 1286 में जब बलबन का मृत्यु हुआ है तो उस पर बर्नी लिखता है कि मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के सबको नंगे पैरों, मतलब पैर में जूते चप्पल नहीं पहने थे, नंगे पैरों दारुन अमन के कब्रिस्तान, कौन कब्रिस्तान ले गए? दारुन अमन, दारुन अमन के कब्रिस्तान, दारुन अमन के कब्रिस्तान में ले गए और ले जाते हुए अपने सिर पे धूल फेंकते हुए ले गए और उन्होंने 40 दिनों तक उनकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। इसका मतलब है कि गयासुद्दीन बलबन एक अच्छा और योग्य शासक था जो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बलबन के बारे में एक बात और है कि गढ़ मुक्तेश्वर का जो मस्जिद है, गढ़ मुक्तेश्वर, तो गढ़ मुक्तेश्वर का मस्जिद जो है उसके दीवारों पर जो है जो शिलालेख है उसमें स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। कहां का? गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर जो उत्कीर्ण शिलालेख है उस शिलालेख पर बलबन जो है अपने आप को क्या कहा है? अपने आप को खलीफा का सहायक बताया। अब देखिए 1286-87 जो कहे उसमें बलबन का मृत्यु हो गया। अब बलबन की मृत्यु के बाद दो शासक पढ़ना है, एक है कैकोबाद, दूसरा है क्यूमर्स। तो देखिए आगे देख लेते हैं इसी में। तो बलबनी वंश का अगला शासक होने वाला है कैकोबाद। हालांकि गयासुद्दीन बलबन जो है अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया है? कैखुसरो को, शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। कौन? गयासुद्दीन बलबन। लेकिन देखिए कैसे बन जाता है कैकुबाद। कैकुबाद जो शासन किया 1287 से लगाकर 1290 तक शासन किया। देखिए बलबन अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दिल्ली के कोतवाल और अन्य अधिकारियों के समक्ष। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन, देखिएगा दिल्ली का कोतवाल उस समय है मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन क्या करता है कि कैखुसरो को, जो कि गयासुद्दीन बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद का पुत्र है कैखुसरो, तो बलबन के मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन, दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन क्या करता है कि कैखुसरो को एक षड्यंत्र के तहत क्या करता है कि उसको मुल्तान की सुबेदारी देकर मुल्तान भेज देता है। क्या किया कि उसको मुल्तान भेज दिया। कौन? मलिक फखरुद्दीन। और बुगरा खां के पुत्र, बुगरा खां, दूसरा पुत्र है बुगरा खां, और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को जो है दिल्ली का सुल्तान बना दिया। कौन बनाया है? ये दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन बनाया। देखिए अब क्या है कि राज्यारोहण के समय जो है कैकुबाद की आयु मात्र 17 वर्ष थी। जिस समय राज्यारोहण हुआ उस समय कैकुबाद की आयु मात्र 17 वर्ष। अब ध्यान दीजिए बलबन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद मर चुका है, लेकिन उसका छोटा पुत्र बुगरा खां तो है। बुगरा खां को शासक क्यों नहीं बनाया? मान लिया जाए कि मलिक फखरुद्दीन कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया, लेकिन बुगरा खां को क्यों नहीं बनाया? बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद को क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर कैकुबाद का उम्र थोड़ा सा कम है, तजुर्बा कम होगा, और साथ में दूसरी बात है कि बुगरा खां जो है विलासी प्रवृत्ति का था और आराम पसंद था, वो बनना भी नहीं चाह रहा होगा। अब देखिए राज्यारोहण के समय कैकुबाद का उम्र मात्र 17 वर्ष का था और उसका पालन पोषण, जो कैकुबाद का जो पालन पोषण हुआ था, कैकुबाद का बोलिए या कैखुसरो का, दोनों का पालन पोषण अपने दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था, जो कि अत्यंत कट्टर था। सुल्तान बनने के पूर्व जो है कैकुबाद किसी स्त्री का मुंह तक नहीं देखा था और न कभी शराब को हाथ लगाया था। अब चूंकि कैकुबाद बड़े विशाल राज्य का क्या बन गया? स्वामी बन गया है,
सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया है। इसलिए उसकी दबी हुई प्रतिभा जो है, दबी हुई इच्छाएं जो है, प्रतिभा नहीं इच्छाएं, प्रतिभा नहीं था, इच्छाएं, सॉरी, दबी हुई इच्छाएं जो है उमड़ पड़ी और वह शराब, स्त्री प्रसंग था विलासिता में जीवन से, सॉरी, विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। क्या क्या? शराब, स्त्री प्रसंग और विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। उसके दरबारियों ने भी उसी का अनुसरण किया, क्योंकि दरबारी भी उस समय, जो पहले के सुल्तान बलबन थे, उस समय लगाए गए प्रतिबंधों से उब चुके थे दरबारी लोग। तो दरबारी भी जो है कैकुबाद जो सुल्तान है उसका अनुसरण किया और राज्य की शक्ति, वास्तविक शक्ति दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन, तो मलिक फखरुद्दीन जो है उसका दामाद जो है उसका नाम है निजामुद्दीन। तो मलिक फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के हाथ में चला गया, जो कि एक चरित्रहीन व्यक्ति था। मलिक फखरुद्दीन का दामाद जो निजामुद्दीन है वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है और उस चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में जो है राज्य की शक्ति जो है चला गया। अब कैकुबाद जो है उसके हाथों का कठपुतली बन गया और इस परिवर्तन का लाभ उठाकर मंगोल ने अपने नेता तैमूर खान, अब तिमूर था तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोल, देखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर खान के नेतृत्व में क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण कर दिया और समाना तक बढ़ गया। समाना पर अधिकार किसका हो गया है? मंगोलों का अधिकार हो गया। अब इस बात का पता कैकुबाद को लगा, सॉरी, कैकुबाद के पिता बुगरा खां को लगा। और बुगरा खां कहां बैठा हुआ है अभी? लखनऊती में, क्योंकि बंगाल का सूबेदारी उसको जो मिला था उस समय ही मिला था। किस समय मिला था? जिस समय बलबन जीवित था। तो बलबन उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था। जब दिल्ली से उसने यह खबर सुना, दिल्ली से जो खबर आया कि कैकुबाद जो है दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन के दामाद, चरित्रहीन दामाद निजामुद्दीन के हाथ का कठपुतला बन चुका है और इसका लाभ उठा के मंगोल जो है तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब से समाना तक बढ़ गए हैं, तब दिल्ली से जो खबर मिला, इस खबर को सुनकर बुगरा खां जो है एक शक्तिशाली सेना लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। देखिए, जब बंगाल से बुगरा खां एक शक्तिशाली सेना लेकर दिल्ली की ओर आएगा तो इतिहासकार लोग जो है अलग अलग मत देते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार का मानना है कि बुगरा खां जो आया था बंगाल से, वो अपने दुर्बल पुत्रों के हाथों से गद्दी छीन लेना चाहता था, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार का मानना है कि ऐसा बात नहीं है, वो कैकुबाद को उचित सलाह देना चाहता था ताकि वह आमोद प्रिय जीवन त्याग कर राजकाज की ओर ध्यान देने लगे। देखिए, इतिहासकारों का जो मत हो, लेकिन यहां पर बुगरा खां जो है अपने पुत्र कैकुबाद को समझाने ही आ रहा था। बुगरा खां का उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन 1288 में उसने अयोध्या के निकट अपना डेरा डाल दिया। पूरा दिल्ली नहीं आया, अयोध्या के निकट जो है बुगरा खां के अपनी सेना से डेरा डाल दिया। कैकुबाद भी एक बड़ी सेना लेकर उसके विरुद्ध कुछ किया। दिल्ली से कैकुबाद कुछ किया अपने बाप के विरुद्ध। देखिए, दिल्ली का कोतवाल जो है मलिक फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन, जो कि एक चरित्रहीन व्यक्ति है, उसने पिता पुत्र को मिलने से रोकने का प्रयत्न किया और कैकुबाद को उसने युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया अपने पिता बुगरा खां के विरुद्ध। लेकिन बलबन के समय से कुछ स्वामी भक्त सेवक थे, उनके कारण जो है अंत में पिता पुत्र में समझौता हो गया। ठीक है, जब पिता पुत्र में यानी कि बुगरा खां और कैकुबाद के बीच जब समझौता हो गया तो बुगरा खां को समझाने के बाद क्या है, कैकुबाद क्या करता है कि निजामुद्दीन को मुल्तान जाने के लिए कहता है। निजामुद्दीन को मुल्तान जाने के लिए कहता है कौन? कैकुबाद। किसे कहने पर? अपने पिता बुगरा खां के कहने पर। अब टाल मटोल करता है निजामुद्दीन, तो करता क्या है कैकुबाद कि उसको जहर देकर मरवा डालता है। किसको? निजामुद्दीन को। अब देखिए, अब शासन सत्ता जो है, अब इतना समझाकर बुगरा खां पुनः बंगाल लौट गया है। अब शासन सत्ता जो है दो तुर्क सरदार, कैकुबाद योग्य था नहीं, निजामुद्दीन को जहर देकर मार डाला गया।
अब शासन सत्ता दो तुर्क सरदार, एक मलिक कच्छन और एक मलिक सुरखा के हाथों में चला गया। एक है मलिक कच्छन और दूसरा है मलिक सुरखा। तो मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथ में जो है शासन सत्ता चला गया। राज्य का शासन जो है मलिक कच्छन का अधच्छन मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में शासन व्यवस्था चला गया। देखिए कैकुबाद ने शमाना से बुलाया किसको? फिरोज खिलजी को बुलाया। देखिए यहां पर आ रहा है, एंट्री मार रहा है अगला राजवंश का संस्थापक शासक। अब क्या किया, जब कैकुबाद मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथों में राज्य की शासन व्यवस्था जाते हुए देखकर क्या करता है कि समाना का सूबेदार था उस समय और फिरोज खिलजी को बुलाता है। कैकुबाद किसको बुलाया? फिरोज खिलजी को बुलाता है शवाना से। कैकुबाद फिरोज खिलजी को बुलाता है और उसको बुलंदशहर आने की बरन का राज्यपाल बनाता है। फिरोज खिलजी को क्या करता है? बुलंदशहर का राज्यपाल बनाता है। साथ में फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां का उपाधि प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, जब कैकुबाद देखा कि राज्य की शासन व्यवस्था तुर्क सरदार मलिक कच्छन और मलिक सुरखा के हाथ में चला गया, तो कैकुबाद क्या किया कि सवाना से फिरोज खिलजी को बुलाता है और उसको बुलाकर बुलंदशहर आने की बरन, जिसको हम लोग वरन भी बोलते हैं, बुलंदशहर आने की बरन का राज्यपाल बनाता है और साथ में शाइस्ता खां का उपाधि देता है। अब देखिए, अब जब फिरोज खिलजी को बुला लिया तो तुर्क अमीर जो है वो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे। तुर्क अमीर खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे और फिरोज खिलजी को अपना शत्रु मानते थे। यही फिरोज खिलजी जो है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बना है आगे चलकर, जो खिलजी वंश का स्थापना किया है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी बलबनी वंश में ही है। देखिए कुछ समय बाद कैकुबाद क्या करता है, कैकुबाद हो जाता है लकवाग्रस्त। कैकुबाद को लकवा मारता है, कैकुबाद लकवाग्रस्त। कुछ समय बाद कैकुबाद लकवाग्रस्त होता है तो तुर्क अमीरों ने कैकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाता है। किसको? क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाता है। यानी कि 1290 में जो नवालिक पुत्र है क्यूमर्स जो है, नवालिक का 3 वर्ष का शिशु है, उसको गद्दी पर बैठाता है क्योंकि कैकुबाद को लकवा मार दिया। अब देखिए अगला शासक है क्यूमर्स, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अब अगला है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन नाम से गद्दी बैठाता है शमसुद्दीन क्यूमर्स कब बना है? 1290 ईस्वी में शासक बना है। देखिए क्या है कि कैकुबाद के लकवाग्रस्त हो जाने के बाद, है ना, तुर्क अमीरों ने उसके नवालिक पुत्र क्यूमर्स को शमसुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठाते हैं और नासरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक होता है। और मलिक कच्छन और मलिक सुरखा ने शासन में तुर्कों को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए गैर तुर्क सरदारों को कत्ल करने की योजना बना लिया। मलिक कच्छन और मलिक सुरखा ही जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स को बनाया है राजा, कैकुबाद के लकवा मारने के बाद। हालांकि खिलजी वहां पे है, तो मलिक कच्छन स्वयं जो है यह निर्णय लिया कि फिरोज खिलजी को हम खुद मारेंगे। और फिरोज खिलजी को मारने के लिए मलिक कच्छन एक षड्यंत्र रचता है, परंतु उस षड्यंत्र में स्वयं मारा गया। यानी कि खिलजी जो है मलिक कच्छन को ही मरवा देता है। अब देखिए फिरोज खिलजी क्या करता है कि सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश करता है और कोतवाल जो कोतवाल फखरुद्दीन के बच्चों को बंदी बना लेता है। कोतवाल फखरुद्दीन के बच्चों को बंदी बना लिया कौन? फिरोज खिलजी। और बंदी बना लेने के बाद क्या किया है, देखिएगा कि फिरोज खिलजी अब बच गया है मलिक छज्जू और एक है फखरुद्दीन, चूंकि उसके बच्चों को बंदी बना है, दामाद तो मर चुका था। तो फिरोज खिलजी क्या करता है कि फखरुद्दीन और एक मलिक छज्जू और कोतवाल फखरुद्दीन, ये दोनों के समक्ष जो है
ये प्रस्ताव रखता है कि आप दोनों में से कोई जो है सुल्तान का संरक्षक बन जाइए, परंतु छज्जू और फखरुद्दीन दोनों इस प्रस्ताव को ठुकराता है और कुछ समय के बाद जो है फिरोज खिलजी स्वयं जो है सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है, स्वयं बनता है इसका संरक्षक। लेकिन फिरोज खिलजी 3 माह के बाद ही क्या करता है कि क्यूमर्स का हत्या करवा देता है। 3 माह बाद ही क्यूमर्स का हत्या करवा दिया। और कैकुबाद को क्या किया, चूंकि उसको लकवा मार चुका था, मरा नहीं कैकुबाद को एक खिलजी सरदार क्या किया कि उसी के चादर में लपेट कर उसको जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। और फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बना। इस प्रकार इलवरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश जो है सत्ता में आ गया। और अगला वंश जो पढ़ना है खिलजी वंश पढ़ना है। ध्यान दीजिए, हम लोग आज जो है गुलाम वंश को पूरी तरह से समाप्त किए। गुलाम वंश में 3 वंश था, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। आज हम लोग बलबनी वंश के बारे में पढ़े और बलबनी वंश के तीनों शासकों के बारे में पढ़े। और जैसे गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और उसके बाद क्यूमर्स, तो बलबनी वंश समाप्त हुआ। इस प्रकार द्वितीय इलवरी तुर्क वंश भी समाप्त हुआ और अगला वंश जो है वो पढ़ना है खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो आज के इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।